Hello students. Students, sorry we could not continue today's live lecture. So I am sending you the video of chapter 12 forms of market. कल की लाइव क्लास में बेटा हम लोगों ने किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, जिसमें हमने देखा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सी होती है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर, सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, और जिसके अंदर फर्म का प्राइस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल ओवर प्राइसेस। ठीक है, फर्म इज प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। उसके बाद आता है मोनोपोली, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने वाला जो फर्म होती है वो सिंगल होती है, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो वही फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम बात है, क्योंकि इंडस्ट्री होती है ग्रुप ऑफ फर्म्स, लेकिन यहां पे फर्म्स क्या है, एक। तो फर्म का प्राइस पे फुल कंट्रोल है, फर्म इज प्राइस मेकर। फिर आता है आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनो भी है और कंपटीशन भी है। ये कौन सी मार्केट होती है, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहां भी सेलर लार्ज होते हैं, बायर काफी होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन से इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि परफेक्ट में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है होमोजेनियस, सभी सेलर का प्रोडक्ट एक जैसा होता है। बट मोनोपोलिस्टिक के अंदर सभी सेलर का प्रोडक्ट तो एक है। मतलब हम बात करें टूथपेस्ट की या सोप की बात करें, साबुन की बात करें, प्रोडक्ट एक है साबुन, लेकिन साबुन बनाने वाली जो सेलर्स हैं सबका प्रोडक्ट, सभी फर्म का प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है। मतलब क्वालिटी, पैकिंग, डिजाइन, कलर अलग होता है। जैसे निर्मा साबुन, लक्स, डिटॉल, लाइफबॉय, डव, काफी सारी साबुन आती हैं, सोप्स आती हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सभी का प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अलग अलग होता है। ये फर्क हुआ, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो फर्म का प्राइस पे कंट्रोल होता है वो होता है पार्शल, थोड़ा सा कंट्रोल होता है। मतलब एक फर्म दूसरी फर्म से एक्स्ट्रा प्राइसेस ले सकती है, वो किस बेस पर, क्वालिटी बेस के ऊपर। मतलब एक लक्स साबुन की क्वालिटी निर्मा से बेटर है, निर्मा साबुन से बेटर है, तो उसे 2-3 रुपए एक्स्ट्रा ले सकती है, यानी पार्शियल कंट्रोल। आ जाता है हमारे पास ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। मतलब फर्म्स जो होती हैं वो थोड़ी होती हैं, 4-5, मैक्सिमम 6, ठीक है, स्मॉल नंबर है। बट सभी फर्म्स जो होती हैं बिग होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। ईच फर्म एंजॉय लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट शेयर। मतलब ये पूरी मार्केट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की मार्केट है। इस प्रोडक्ट को सेल करने वाली फर्म का जो मार्केट में शेयर है, उससे किसी के पास 25% शेयर, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब 4-5 हैं तो सभी ने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। किसी का मार्केट के अंदर शेयर, मतलब टोटल सेल के अंदर, सप्लाई के अंदर कोई 25% सेल कर रही है, कोई 30%, तो होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट। मैं इसका एग्जांपल दूं आपका, कार मैन्युफैक्चरिंग। कितनी कंपनीज है हमारे देश के अंदर, 5 ही होंगी।
मारुति, हुंडई, टाटा, मेन तीन का नाम आता है महिंद्रा। लेकिन आप देखोगे कि मारुति का जो इसके अंदर शेयर है बहुत बड़ा है, नियर अबाउट पूरी सेल जितनी मार्केट में कार की होती है उसके अंदर 30 to 35% सेल मारुति की होती है, 20% सेल हुंडई की होती है। तो इसका पूरी मार्केट में लार्ज प्रोपोर्शन है, लार्ज शेयर है। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग होगी, बाइक नेटवर्क हो गया आपका, जैसे कि आइडिया, जियो, 4-5 कंपनियां होंगी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोक, एक आधी फर्म और होगी। तो ऐसी मार्केट को कहते हैं हम लोग ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू या स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। क्लियर? अब इसकी मेन फीचर्स क्या है? फीचर्स की बात करें इसकी, पहले फीचर मैंने ऊपर लिख दी है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। सेकंड फीचर इसकी है बेटा हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्या होता है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस? मतलब क्या होता है, यानी एक फर्म की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी, यानी एक फर्म कोई अपनी अगर प्राइस और आउटपुट पॉलिसी बनाती है, उस फर्म की पॉलिसी का इफेक्ट दूसरी फर्म पर तुरंत पड़ता है। मतलब एक फर्म, मानो फर्म ए है, कोई फर्म ए अगर अपना प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेती है तो इंस्टेंटली तुरंत दूसरी फर्म बी अपना डिसीजन लेती है, जिसे हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, गला काट हार्ड कंपटीशन होता है। मतलब फर्म ए ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तुरंत बी उससे बेटर फीचर में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, नई इनोवेशंस के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। क्यों? इन फर्म्स को अपना एक डर होता है, फियर होता है कि हमारा बायर शिफ्ट ना हो जाए। क्लियर? और प्राइस से रिलेटेड बात करता हूं मैं, प्राइस से रिलेटेड मतलब प्राइस पॉलिसी, अगर फर्म ए प्राइस इंक्रीज करना चाहती है तो ये नहीं करेगी। फर्म ए प्राइस इंक्रीज करना तो चाहती है लेकिन नहीं करेगी। व्हाई? क्योंकि फर्म को डर है, फियर है किस चीज का, कि फर्म बी या अदर फर्म्स जो हैं वो प्राइस चेंज नहीं करेंगी तो मेरा बायर, फर्म ए का बायर अदर शिफ्ट कर जाएगा अदर फर्म्स की ओर, तो नो चेंज इन प्राइस। अगर ये प्राइस डिक्रीज करना चाहती है तो भी नहीं करेगी, फियर, डर किस चीज का, क्योंकि इसको पता है जो अदर फर्म्स हैं, फर्म बी, सी, डी, ये भी काफी स्ट्रोंग हैं। अगर मैंने प्राइस कंपटीशन किया, प्राइस डिक्रीज किया, तो अदर फर्म्स मुझसे ज्यादा प्राइस डिक्रीज कर देंगी तो मेरा बायर अदर शिफ्ट कर जाएगा, दूसरी फर्म की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये फर्म प्राइस अपनी प्राइस पॉलिसी को चेंज नहीं करती है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये प्राइस वार होता है, प्राइस वार, युद्ध, कीमत युद्ध, उसको अवॉइड करती हैं। प्राइस जो इनका जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं ना, वो लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी मींस प्राइस रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। क्लियर? ये होती है इनकी पॉलिसी। अब देखो बेटा थर्ड फीचर, डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड करो।
क्या मतलब हुआ? हर फर्म का एक डिमांड कर्व होता है। आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन में हमने किया कि प्राइस क्या रहते हैं? कांस्टेंट। सभी फर्म सेम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो जितना मर्जी सेल करें, चाहे इतना चाहे इतना इतना, प्राइस क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो इसका ये एआर और एमआर कर्व इसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। प्राइस कांस्टेंट। 9th लेसन आपको याद होगा, मैंने बताया था मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर कि अगर फर्म वांट्स टू सेल मोर, फर्म अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहती है तो प्राइस डिक्रीज करने पड़ेंगे, यानी प्राइस डिक्रीज करने पर सेल बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका बनेगा इन दोनों का डिमांड कर्व नीचे की ओर, क्योंकि प्राइस और डिमांड में एक पर्टिकुलर रिलेशन बन रहा है, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर? लेकिन ओलिगोपोली के अंदर आपने देखा प्राइस और डिमांड में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलेशन नहीं बन रहा। क्यों? आपने देखा सेकंड पॉइंट के अंदर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस में कि अगर आप फर्म प्राइस को इंक्रीज करती है तो भी इसके बायर शिफ्ट कर जाएंगे अदर, डिमांड डिक्रीज। अगर इसने प्राइस डिक्रीज किए तो अदर फर्म्स जो दूसरी कंपटीटर है इसकी, उन्होंने प्राइस ज्यादा मार्जिन से डिक्रीज कर दिया, तो अब इसके बायर अदर शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइस इंक्रीज होने पर भी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होने पर भी डिमांड डिक्रीज। तो क्या रिलेशन बना? तो जब तक प्राइस और डिमांड का कोई पर्टिकुलर नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा तो हम लोग डिमांड कर्व ट्रेस नहीं कर सकते। डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। क्लियर? तो ये आता है थर्ड पॉइंट कि इसके अंदर हम डिमांड कर्व ट्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रोफेसर हुए हैं किंग प्रोफेसर, उन्होंने इसका डिमांड कर्व बनाने की कोशिश की है। कैसा डिमांड कर्व बनेगा? इधर प्राइस, इधर डिमांड। तो वो डिमांड कर्व की शेप उन्होंने बनाई है ऐसे किक शेप। जो पैर की किक होती है ना, फुटबॉल खेलते हैं किक बनाते हैं, पैर की शेप, ठीक है ना, तो वैसी शेप होती है किक शेप। इसका मतलब क्या है? मान लो इस प्राइस पे आप लोग ये सेल कर रहे हैं, इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। इससे ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर यानी आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर है ये मोर इलास्टिक, यानी इस ई पॉइंट से जो डिमांड कर्व शेप है मोर इलास्टिक, कि प्राइस इंक्रीज करने पर डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, मोर चेंजेस, मोर इलास्टिक। लेकिन इस पॉइंट से नीचे आप देख रहे हो डिमांड कर्व है लेस इलास्टिक, मतलब प्राइस को बहुत ज्यादा डिक्रीज करोगे ना, डिक्रीज करोगे, प्राइस को बहुत ज्यादा डिक्रीज करने पर ही आपकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। मैंने यहां क्या लिखा था? प्राइस डिक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। यहां मैं दिखा रहा हूं प्राइस डिक्रीज करने पे डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। वो किस कारण से? कि आपने प्राइसेस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिए, तो कुछ न्यू बायर जो पहले मान लो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे, तो प्राइस बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे कि कार एक आती है बेटा 6 लाख रुपए की, तो मैं नहीं खरीद सकता, मेरे जैसे कई बायर नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर फर्म इसके प्राइस 4 लाख या 5 लाख कर देती है, तो अब मुझे लगता है आई कैन अफोर्ड, मैं खरीद सकता हूं, तो मेरे जैसे कुछ बायर इस प्रोडक्ट से जुड़ेंगे तो इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये शेप बनती है इसकी किक शेप, ठीक है ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है बेटा इसकी फीचर नॉन प्राइस कंपटीशन। अभी मैंने आपको बताया कि ओलिगोपोली के अंदर फर्म प्राइस वार से बचती है, मतलब प्राइस अपने चेंज नहीं करती। एक होता है प्राइस कंपटीशन, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग प्राइस कम करते हैं, प्राइस कम करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, फिर दूसरी फर्म करती है कम, फिर आप करते हो कम, फिर दूसरी फर्म करती है कम, इसे कहते हैं प्राइस वार। तो इसके अंदर फर्म प्राइस से बचती है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म नॉन प्राइस कंपटीशन करती है। क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन? इट रेफर टू द कंपटीशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट थ्रू सेलिब्रिटीज, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स, एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इन टीवी चैनल एक्सेट्रा। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की एड करवाती है किसी हाई सेलिब्रिटी से। मतलब जो हीरो हीरोइन होते हैं, सलमान खान देखा होगा, ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ, करीना कपूर, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केट में मतलब एक डिमांड क्रिएट करती है, एक रॉयल्टी और लॉयल्टी बनाती है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करती है। या जैसे आपने देखा कुछ टीवी प्रोग्राम आते हैं, बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन आ रहा है, उसके पीछे क्या लिखा आता है, अमूल, स्पॉन्सर्ड बाय अमूल या वीवो, ठीक है, आइडिया, स्पोर्ट्स चल रही है, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, पीछे देखो आपने स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी, कोक। तो इस प्रकार से ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। या जैसे स्कीम देकर बाय 2 1 गेट फ्री, स्क्रैच द कार्ड, विन गोल्ड, कैश मनी, स्कूलों में जाकर कंपटीशन करवाना, बच्चों में उनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, इस प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशंस। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो मेन इसकी फीचर है, वो होता है कार्टेल, सॉरी कार्टेल्स बनाना। कार्टेल क्या होता है बेटा? कार्टेल फिर से लिख रहा हूं मैं बेटा, कार्टेल होता है, देखा आपने इस मार्केट के अंदर फर्म्स कितनी होती हैं, 4-5, 4-5 फर्म्स है, 4 और 5 फर्म्स। तो ये फर्म्स क्या करती हैं, इनको लगता है कि हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, हम कंपटीशन करते हैं, प्राइसेस को डिक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है, फर्म को लॉस होता है, कस्टमर को बेनिफिट होता है। तो ये फर्म्स क्या करती हैं, आपस में मिलकर एक कार्टेल बना लेती है, ग्रुप बना लिया, मतलब एक आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, हमारा एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को एक नाम दे देती हैं ये। और जो बड़ी फर्म होती है, जैसे मैंने यहां पे बताया जिसका 25% शेयर है, बड़ी फर्म है, तो उसको ये अपना लीडर बना लेती है, लीडर, यानी क्या बना लिया, लीडर। और इसको पावर दे दी गई है कि आप एक प्राइस डिसाइड कर दीजिए और सभी फर्म उसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करेंगी। यानी उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, एक ही प्राइस रखेंगे और कस्टमर से ज्यादा प्राइस लेकर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसे कहा जाता है कार्टेल। क्लियर? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओपेक एक कार्टेल है, किनका, आज से लगभग 40 साल पहले जो तेल वाले देश हैं, जो तेल का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये 7-8 देश हैं, तो ये सारे वर्ल्ड को ये ऑयल सप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम। तो इनको लगा कि हम लोग आपस में कंपटीशन करके खुद को लॉस दे रहे हैं,
और सारा वर्ल्ड हमारे ऊपर डिपेंड है तेल के लिए। तो इन्होंने अपना एक कार्टेल बनाया जिसको नाम दिया ओपेक, ग्रुप का नाम रख दिया ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, मतलब जो इससे बड़ा था दुबई या सऊदी अरब, उसको अपना लीडर बना दिया कि आप एक प्राइस रखो, सभी देश इसी प्राइस पे अपना तेल बेचेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन्होंने तेल के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक कर दिए, बढ़ा दिए, क्योंकि आपस का कंपटीशन अवॉइड हो गया। कंपटीशन को अवॉइड कर दिया इन्होंने, एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, जैसे कि अब हमारे देश के अंदर जो नेटवर्क कंपनियां 4-5 तो हैं, जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल। बीएसएनएल को तो हम ना ही गिने। तो इन 3-4 कंपनियों ने हो सकता है बीचों बीच अभी ने कार्टेल बना लिया है, लगता है, तो संभावना है। तो ये मिलकर हो सकता है कि जो चार्जेस हैं नेटवर्क के, आप इंटरनेट यूज करते हो, फोन यूज करते हो, इसके प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है हम देश के अंदर 4-5 नेटवर्क कंपनियां हैं और कस्टमर ने हमारा ही नेटवर्क यूज करना है। कोई आइडिया यूज कर रहा है, कोई जियो, तो क्यों ना हम लोग कार्टेल बनाकर प्राइस को हाइक कर दे। क्लियर? तो ये होता है बेटा कार्टेल, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एंट्री बैरियर्स। सॉरी बेटा, एंट्री बैरियर का मतलब क्या है? एंट्री बैरियर मतलब नई फर्मों की एंट्री पर बैरियर होता है, रोक होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा ये जो फर्म्स हैं, ये जो प्रोडक्ट बना रही हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, लार्ज स्केल पे करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट करना बहुत पैसा चाहिए होता है। तो नई फर्म इजिली इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकती, ना ही गवर्नमेंट से इजिली लाइसेंस मिलता है, और ना ही ये जो ऑलरेडी फर्म्स हैं उनको मार्केट में आने देती हैं, यानी अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट में आने से रोकती है। कैसे रोकती हैं? क्योंकि इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है। तो जब नई फर्म एंटर करेगी तो ये क्या कर सकती हैं? जानबूझकर प्राइसेस काफी डाउन कर देंगे एक बार, ताकि जो नई फर्म आए उसको आती लॉस हो, वो मार्केट छोड़ जाए। या जहां से प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स, उस रॉ मटेरियल को ये अपने कब्जे में ले लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, ताकि नई फर्म को रॉ मटेरियल ना मिले। इस प्रकार के कुछ बैरियर होते हैं जो नई फर्म्स को एंटर करने से रोकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका टॉपिक, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ओलिगोपोली। ठीक है, कुछ इसके कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्लियर करूंगा। आप यहां तक इसको रीड करो, कोई डाउट आता है कॉल करके मेरे से पूछिए आप। ओके स्टूडेंट्स?